यहाँ से आगे बढ़े भारत की ओर। भारत में अफ्रीका से ज़्यादा भिन्न परिस्थिति नहीं है। आज़ादी के बाद यहाँ पर शुरू के दशकों में सरकार ने कोशिश की कि एक पब्लिक फंडेड यानी एक सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का नेटवर्क, एक देशव्यापी नेटवर्क खड़ा किया जाए। लेकिन 1991 में जब से भारत ने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की, उस पूरे सरकारी स्वास्थ्य सेवा का जो हमारा तंत्र था उसको एकदम सिस्टमैटिकली धीरे धीरे उद्ध्वस्त किया गया है ताकि निजी क्षेत्र घुस सके और लोगों की बीमारी से पैसा कमा सके। परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं भयंकर स्थिति में है। आप जानते ही होंगे कि अब बीमार पड़ने पर सिर्फ बहुत गरीब लोग जो प्राइवेट में नहीं जा सकते वो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। और पिछले 6 सालों में जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, यह प्रक्रिया और तेज हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देहातों में, ग्रामीण इलाकों में हमारा जो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र था, यानी जिसमें सब सेंटर हुआ करते थे, उसके ऊपर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी जिसको बोलते हैं वो हुआ करते थे, उसके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे। ये जो एक पूरा 3 टायर नेटवर्क था, ये पूरा उद्ध्वस्त हो गया है। उसके आंकड़े ये हैं कि जितने सब सेंटर्स, पीएचसीज और सीएचसीज होने चाहिए सरकारी मानदंड के हिसाब से, उसमें से सिर्फ 70-80% हैं, यानी जितने होने चाहिए उनकी एक्चुअल संख्या उससे लगभग 70-80% है। लेकिन इतना ही नहीं, जो पीएचसीज और सीएचसीज चालू हैं उनमें भी सिर्फ 10% सरकारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलते हैं। बाकियों में, कईयों में तो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, यहां तक कि बिजली और पीने के पानी का भी अभाव है। इस त्रिस्तरीय नेटवर्क में सीएचसी सबसे ऊपर होता है, जहां पर कि डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि लोगों का इलाज करते हैं। जो भी सब सेंटर से और पीएचसी से रिफर किए जाते हैं उनका इलाज सीएचसी में होता है। लेकिन सीएचसीज की हालत ये है कि उनमें जितने डॉक्टर होने चाहिए उनमें से 80% है ही नहीं। अधिकांश सीएचसीज में कोई सर्जन नहीं है। यही कारण है कि वहां पर जो ऑपरेशन थिएटर है उनमें ताला लगा हुआ है। तो इसका नतीजा ये हुआ है, उसके अलावा जो शहरों में पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति भी भयंकर है। वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पर उतने पलंग नहीं हैं, उनके पास उतना मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। हमने कुछ समय पहले मुजफ्फरपुर में जब बच्चे मरे थे एन्सेफेलाइटिस से, तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई थी कि वहाँ पर अस्पतालों की क्या हालत है। तो यानी हमारे पूरे देश के पैमाने पर जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनकी भयंकर दुर्दशा में है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि हमारे देश की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर नहीं के बराबर खर्च करती है। हमारे देश का जो कुल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलाकर, वो जीडीपी का सिर्फ 1.5% है, 1.5%। जबकि और ये दुनिया के अधिकांश देशों में से सबसे नीचे में आता है। जो विकसित देश हैं, उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो अपने जीडीपी का लगभग 7% यानी भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा खर्च करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। लेकिन
भारत और यूरोप के देशों में फर्क सिर्फ 5:1 नहीं है। उसका कारण है कि भारत की आबादी ज़्यादा है, और उसका परिणाम यह है कि भारत का जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पे खर्चा है भारत सरकार का, वो इन देशों से और भी बहुत कम है। विकसित राष्ट्र अपने लोगों पर लगभग 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल खर्च करते हैं, जबकि भारत सरकार लोगों के स्वास्थ्य पर मुश्किल से 1100 रुपए सालाना खर्च करती है प्रति व्यक्ति। इतना फर्क है, 3 लाख इस टू 1100 रुपए। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत दुनिया में रोगों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, द डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत में लाखों लोग ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनका की इलाज उपलब्ध है, जैसे कि मलेरिया, टीबी, यहां तक कि डायरिया से लोग मरते हैं। वो कोई मरने वाली बीमारी है। उसका कारण एक ही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में सुविधाएं नहीं के बराबर हैं, और लोग इतने गरीब हैं कि वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, और उसके चलते ऐसी बीमारियों से भी मर जाते हैं जिससे कि मरने का कोई कारण नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे देश में 60% मौतें क्रोनिक डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनको बोलते हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हो या लंग्स की रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो, दमा, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो, इनसे मरते हैं। इन मौतों को भी बहुत कम किया जा सकता है यदि लोगों को उचित डॉक्टरी सलाह मिले, पौष्टिक आहार मिले और उचित दवाइयां मिले। लेकिन क्योंकि ये सभी नहीं मिलता, तो उसके चलते हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में इन बीमारियों से लोग मरते हैं जिनका की इलाज हो सकता था। तो जब देश में ये स्थिति है स्वास्थ्य सुविधाओं की, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो कोरोना वायरस फैलने पर हम इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे? यही कारण है कि एकमात्र राज्य जहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे कम निजीकरण हुआ है और जहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का काफी अच्छा नेटवर्क है, यानी केरल, सिर्फ वही राज्य है जिसने कि इस बीमारी से बहुत बढ़िया तरीके से संघर्ष किया है और इस बीमारी को नियंत्रण में किया है। ऐसे में एक समाधान हो सकता था, जब ज्यादातर स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र में है, तो तरीका क्या बनता है फिर कि कम से कम इस समय पर तो सरकार उन निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अपने नियंत्रण में ले, क्योंकि उनमें से बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो बंद हो गए। वो डॉक्टर्स अपने घर बैठ गए कि हम इलाज नहीं करेंगे कोरोना वायरस का। तो यदि सरकार वो सारे जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क है, यदि उसको टेक ओवर कर ले, प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरीज को टेक ओवर कर ले, जो कि 4,500 रुपए में टेस्ट कर रहे हैं, और कौन अफोर्ड कर सकता है 4,500 रुपए अमीर लोगों को छोड़कर। तो यदि सरकार ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क कम से कम बीमारी से, जब तक कि हम बीमारी को नियंत्रित नहीं कर लेते तब तक के लिए, तो सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है, वो भी नहीं कर रही। ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जब तक ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आती तब तक के लिए टेक ओवर कर लिया है। ये पूरे देश के पैमाने पर किया जा सकता था, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब इतनी बुरी स्थिति है, इतनी डरावनी स्थिति है, यही कहा जा सकता है कि पता नहीं हम इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे।